अब हम आपको रशिया लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त लाखों पुरुष किसी भी तरह रशिया छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में भेजने का फैसला किया है, इनकी मर्जी के खिलाफ। और इसके बाद से रशिया के तमाम एंटी वॉर ग्रुप्स और रिजर्व फोर्स के जवान पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि यूक्रेन के लोगों के साथ इनका खून का रिश्ता है, इसलिए ये यूक्रेन में अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर की हैं, जहां इस समय 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हैं और लगभग 7,000 गाड़ियां रशिया से जॉर्जिया की सीमा में प्रवेश करने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा इस तरह की भीड़ और अफरा तफरी रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर पर भी है, जहां रशिया की रिजर्व फोर्स के हजारों जवान अपना देश छोड़कर भागने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लंबी लंबी लाइनें वहां लगी हैं। रशिया से कुल 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें फिनलैंड, जॉर्जिया और टर्की 3 ऐसे बड़े देश हैं जहां रशिया के लोग बिना वीजा के कभी भी जा सकते हैं। रशिया के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इस समय हजारों लोगों की भीड़ है, जिसकी वजह से रशिया के पड़ोसी देशों में जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 5 से 6 गुना तक बढ़ चुका है, क्योंकि फ्लाइट्स में जगह नहीं है। और मॉस्को एयरपोर्ट पर इस समय बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं मॉस्को के हवाई अड्डे पर। मॉस्को से टर्की के इस्तांबुल, आर्मेनिया और अजरबैजान जाने वाली किसी भी फ्लाइट में अब एक भी सीट खाली नहीं बची है। एक हफ्ते पहले मॉस्को से दुबई की फ्लाइट का एक टिकट 84,000 रुपए का था, जो अब 4,20,000 रुपए का हो गया है। इसी तरह से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से टर्की की फ्लाइट का एक टिकट पहले 30,000 रुपए का था, अब वही 70,000 रूबल्स यानी 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रशिया में तमाम एयरलाइंस को यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि वो 18 से 65 वर्ष के पुरुषों को टिकट ना दें और इन लोगों को देश से बाहर जाने से रोका जाए। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने कहा है कि जब से पुतिन ने अपने देश के 3 लाख पुरुषों को यूक्रेन में तैनात करने की बात कही है, तब से रशिया में गूगल पर सिर्फ 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। रशिया के जो पुरुष हैं वो सबसे ज्यादा 2 चीजें ढूंढ रहे हैं गूगल पर। एक तो है हाउ टू लीव रशिया, मतलब रशिया को कैसे छोड़कर भागा जा सकता है, और दूसरा जो सर्च कर रहे हैं वो लोग वो ये है हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट होम। हिंदी में अगर बताएं तो ये लोग ढूंढ रहे हैं गूगल पर कि घर पर रहते हुए ही अपना हाथ या अपने हाथ की हड्डी को कैसे तोड़ें। वो इसलिए क्योंकि अगर हाथ की हड्डी को तोड़ लेंगे, कोई हड्डी टूट जाएगी, तो ये युद्ध में जाने से बच जाएंगे और ये कह पाएंगे कि मैं घायल हूं या मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो रशिया में बहुत सारे लोग अपना हाथ तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, हड्डी तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि युद्ध में ना जाना पड़े। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक या सीमित रूप से, और मोबिलाइजेशन का मतलब है रिजर्व सैनिकों को लामबंद करना। सरल शब्दों में कहें तो रशिया में जो लोग सेना से रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने रशिया की सेना में 12 महीनों की अनिवार्य सेवा के तहत ट्रेनिंग ली है और काम किया है, ऐसे पुरुषों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाएगा। और क्योंकि यह फैसला आंशिक रूप से लागू किया गया है, इसलिए रिजर्व फोर्स के सभी जवानों को यूक्रेन नहीं भेजा जा रहा, बल्कि फिलहाल अभी 3 लाख जवानों को वहां तैनात करने की बात है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो 2.5 करोड़ लोगों को सैन्य सेवा के लिए लामबंद कर सकते हैं और उनके पास कुल 20 लाख ट्रेंड रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि पुतिन के इस फैसले के खिलाफ रशिया के लगभग 38 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक वहां 1,500 से ज्यादा लोगों को या तो हिरासत में लिया जा चुका है या फिर उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन रशिया की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप के देश इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर विरोध चल रहा है। इस विरोध का एक कारण यह भी है कि इसी साल जब फरवरी के महीने में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस समय पुतिन ने रशिया के लोगों से वादा किया था कि वो रिजर्व फोर्स के जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को युद्ध में नहीं भेजेंगे। Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа.
पुतिन ने यह बयान इसी साल मार्च में दिया था। इसलिए यहां सवाल उठता है कि आखिर मार्च से सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि रशिया को अपना यह स्टैंड बदलना पड़ा और अब उसे नए सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है युद्ध में रशिया की सेना को हुआ जबरदस्त नुकसान। हालांकि रशिया के लोगों के विरोध को देखते हुए पुतिन ने अपने देश की संसद में एक प्रस्ताव पास करवा लिया है, जिसके तहत अगर 18 से 65 वर्ष का कोई भी रिजर्व सैनिक युद्ध में जाने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस खबर से जुड़ी दो और बातें हैं। पहली बात, पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद देना जारी रखते हैं ऐसे ही और इससे रशिया की अखंडता पर खतरा पैदा होता है तो वो युद्ध में सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानी पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस मुद्दे पर अब भारत का रुख बहुत अहम हो गया है। आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की थी व्लादिमीर पुतिन से तो उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और कल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री ने भी यही बात दोहराई है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कही थी। ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि शांति का है। और हो सकता है कि इस जो स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने वो उसके मायने जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका एक मायने ये भी हो सकता है कि शायद भारत यूक्रेन और रशिया के बीच शांति कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बयान दिया था ये इसलिए दिया हो ताकि वो पूरी दुनिया का एक मूड सेट कर सके, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को ये बता सकें कि वो अगर पुतिन के साथ बातचीत करें तो हो सकता है कि पुतिन इस युद्ध को रोकने पर मान जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान था इसे आप ये मत समझिए कि उन्होंने सामने बैठकर बिना सोचे समझे कोई बयान दे दिया होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है और हो सकता है इसी बयान के आधार पर आगे चलकर यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध जो है ये समाप्ति की ओर जाए। और ऐसे में वो ये भी हो सकता है कि पुतिन चाहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास आएं, वो उनसे रिक्वेस्ट करें या कोई ऐसा हल निकालें जिससे उनके लिए इस युद्ध से वापस जाना आसान हो जाए। और ऐसे ही समय में वो जानबूझकर और ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं युद्ध का, जानबूझकर वो और सैनिक भेज रहे हैं और जानबूझकर न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे रहे हैं।